अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और रिमार्क्स के जरिए बहुत से सरप्राइज मिल रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सरप्राइज मिला, मगर अब की बार ये सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहिब के फैसले या रिमार्क्स के जरिए नहीं आया। ये सरप्राइज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। हुआ यूं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज किया, तो अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आकर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हैं कि सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 अब बाकायदा एक कानून बन चुका है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नजर सानी कानून से मुताल्लिक सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने सदर का दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 26 मई को नए कानून की मंजूरी दी है। हुकूमत ने 14 अप्रैल को कौमी असम्बली और 5 मई को सेनेट से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को मंजूर करवा लिया था। इस एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नजर सानी के लिए उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। नजर सानी दरखास्त इस कानून की मंजूरी के 60 रोज के अंदर दायर करना होगी। नजर सानी की दरखास्त दायर करने का हक ऐसे मुतासरा शख्स को भी होगा जिसके खिलाफ बिल मंजूरी से कबल फैसला सुनाया गया हो। यूं आज अटॉर्नी जनरल ने यह कहकर इस 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजर सानी का दायरा कार भी अब अपील जैसा ही होगा। अब नजर सानी को फैसला देने वाले बेंच से लार्जर बेंच ही सुन सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये क्या था जो अचानक से आज सरप्राइज दिया गया, और ये सरप्राइज आने वाले दिनों में और कौन कौन से सरप्राइजेस दे सकता है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम और इसार राना। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबके लिए, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, हुकूमत इस एक्ट से क्या मकासद हासिल करना चाहती है? अच्छा, गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले अब से कुछ देर पहले वजीर कानून की गुफ्तगू भी सामने आई है। जो ये गुफ्तगू बताती है वो कह रहे हैं कि इस एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। हालांकि आज दिन में जब से खबर आना शुरू हुई एक ही बात और एक ही गुफ्तगू हो रही थी कि इन शख्सियात को फायदा हो सकता है। उनका ये कहना है, आजम नज़ीर तारड़का साहब का, कि वो अपनी सजाओं के खिलाफ नजर सानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और अब उन्हें फायदा नहीं होगा, ये अवाम के लिए और आम आदमी को इससे रिलीफ मिलेगा। हसन निसार साहब, ये एक जो सरप्राइज आज सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, हुकूमत की तरफ से ला के बता दिया गया कि जो केस चल रहा है अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा, आप अपील के नीचे और ये तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, लार्जर बेंच सुनेगा। इस एक्ट का आपको क्या लगता है, हुकूमत क्या हासिल करना चाह रही है या क्या मकसद है इसका? पहले तो मुझे आम आदमी पे हंसी आ रही है। आम आदमी तो इस मुल्क में मुफ्त का टिश्यू पेपर है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो, फेंक दो। अच्छा, और ख़रीदना भी नहीं पड़ता। ये बेचारा ख़रीदा खदाया मिला हुआ है इनको। अच्छा देखें, बाज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, वरना ऐसी एक्सरसाइज और ड्रिल का इह्तमाम करने की ज़रूरत मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों की नाअहली ऐसी सोच की नाअहली है बेसिकली, क्योंकि ये अवाम का वो इकलौता हक है जिसे वो एक्सरसाइज कर लेते हैं बेचारे। जब उनको ये हड्डी फेंक दी जाती है उनके आगे, ये रोटी का टुकड़ा उनके आगे फेंक दिया जाता है, हुकूक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उनमें से जो, वरना इस डेमोक्रेसी के ढोंग को भी चलता करें, बात गलत है असूली तौर पे। बिल्कुल ये इख्तियार अवाम का है, वो किसी को नाअहल करार दें, उसके बाद फिर प्यार आ जाए, फिर उसको अहल करार देने, इस तरह की बात है जी। ठीक, ज़ैगम साहब, ये जो कानून आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया और अब दोबारा जो हेयरिंग होगी वो 1 जून को होने जा रही है, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो 8 रुकनी बेंच सुन रहा है, जो आज रोस्टर आया उसके मुताबिक वही बेंच इस मामले को भी सुनेगा। आपके ख्याल में क्या जो एक इलेक्शन एक्ट जो चल रहा था उसका मामला भी खटाई में जा सकता है? आप इसका मकसद क्या समझ रहे हैं? क्या कोई पॉलिटिकल एडवांटेजेस कहीं हो सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को मुस्तरद नहीं कर देती
जिसका आज तो इम्कान नहीं लग रहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुफ्तगू की और जिस तरीके का माहौल आज हमें नज़र आ रहा है, तो उसके दो फ़ायदे हुकूमत को हम सोच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पंजाब के इलेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, इस वक्त वो रिव्यू पिटीशन की स्टेज पर है, तो वो भी अपील की सूरत में चला जाएगा और कुछ भी नहीं तो इतना टाइम हो जाएगा कि जिसके बाद वो पूरा जो केस है वो बेसूद हो जाएगा, क्योंकि आप अगस्त के करीब आ जाएंगे जब इस हुकूमत ने जाना है और फिर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी जो बात है जिस पर आज सबकी तवज्जो है, वो बात है नाअहली ख़त्म होने की, और ये कानूनी तौर पर भी बड़ा दिलचस्प है। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ कहा वो भी आपने बताया। देखिए, जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये है कि दिसंबर 2017 में जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिया गया 62(1)(f) में, और उससे पहले जुलाई 2017 में पनामा केस में नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया। जैसा कि वज़ीर कानून साहब ने कहा कि इन दोनों ने रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल की, वो पिटीशन मुस्तरद हो गई, और इस कानून में भी ये नहीं कहा गया कि अगर रिव्यू पिटीशन किसी की मुस्तरद हो चुकी हो तो उसके बाद जो ये कानून लफ्ज़ यूज़ करता है रिव्यू अपील का, क्या उसके बाद भी रिव्यू अपील हो सकती है? अक्सर कानूनदान कह रहे हैं कि लगता ही है कि नहीं हो सकती। फिर गुंजाइश कहाँ? ये मैं बड़ा गौर कर रहा था, और गुंजाइश कम अज़ कम मैंने तो निकाल ली है। अब माहिर कानून जो हैं वो देखिए इस पर क्या कहते हैं। देखिए, इससे अगला स्टेप एक और हुआ, वो ये हुआ कि मई 2018 में एक 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी साकिब निसार साहब सरबराही कर रहे थे और जिसमें उमर अताब बिंदियाल भी थे, एजाजुल एहसन भी थे, अजमत सईद शेख भी थे, सज्जाद अली शाह भी थे, मई 2018 में उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी। 17 लोगों ने पिटीशन की थी ये पूछने के लिए कि 62(1)(f) की मुद्दत क्या होगी, और इस बेंच ने ये कहा था कि ये ताहयात होगी। मेरा ख्याल है इस फैसले पर कोई रिव्यू नहीं आई, और ये फ़ैसला बहुत इसलिए भी अहम है कि ये सज़ा एक इंतहाई गैर मामूली सज़ा है, नेचुरल जस्टिस से हट कर है, ये कहीं पर मौजूद नहीं है। ये दुनिया में नहीं होता कि आप किसी को नाअहल करें, उसको तमाम उम्र के लिए नाअहल कर दें। ये जो दो नुक्ते आपने दिए, ये कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान कादिर साहब ने बताए। एक तो यही ताहयात नाअहली आइन में कहीं नहीं, और जो दूसरा नुक्ता आप दे रहे हैं कि बड़े से बड़े जुर्म में भी ऐसा मामला नहीं होता है, तो ये बिल्कुल साफ आपके इशारे वो बना रहे हैं रास्ता किधर कुछ बन रहा है। जी, मेरा ख्याल है उन्होंने इशारा कर दिया, लेकिन उन्होंने, मैंने सुनी है उनकी गुफ्तगू, उन्होंने ये नहीं बताया था उस गुफ्तगू में कि मई 2018 में जो फ़ैसला हुआ था वो नाअहली पर था, और यहाँ से एक रास्ता निकल सकता है। और वैसे भी क्योंकि यहाँ पे हुकूमत और ये 2 अग्रीव्ड पर्सनस जो हैं, और शायद दूसरे लोग भी, जहांगीर तरीन भी, नवाज़ शरीफ भी, यहाँ पर वो ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि काफ़ी इंसाफ के ख़िलाफ़ बात है कि किसी सियासतदान को आप तमाम उम्र के लिए नाअहल कर दें। तो मुझे यहाँ से एक रास्ता बनता नज़र आ रहा है, और मुझे तो आज यही लगता है कि आज जो हैं PTI के सिवा तमाम के तमाम 1 पेज पर आ गए हैं। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को इस कानून पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात जो उन्होंने अस्यूम कर लिए हैं उन पर ज़र्ब लगाने के लिए PTI क्यों खुश ना हो सर? कासिम सूरी वाला भी तो एक फैसला है, वहां भी तो एक रूलिंग है, वो भी तो आ जाएगा इसके नीचे। जी, अगर कासिम सूरी, तो 100 कासिम सूरी कुर्बान हो सकते हैं नवाज़ शरीफ की नाअहली बरकरार रखने पर, लेकिन अगर PTI खुश होना चाहती है तो मेरा ख्याल अच्छी बात है, वो खुश हो। ठीक है जी। अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई, जिस तरह ज़ैगम साहब कह रहे हैं, मैं भी पिछले कुछ देर में समझने और जानने की कोशिश कर रही थी कि ये क्यों उन्होंने स्टेटमेंट दिया जबकि रास्ते बनते हैं और निकलते हैं। मैंने 1-2 लोगों से बात भी की तो ये भी आया कुछ कंफ्यूजन इंटेंशनली क्या बनाया जा रहा है कि फिलहाल किसी तरह कानून को बचाया जाए। अभी तो परसों समात भी है, समथिंग बिहाइंड द जिसे बोला जाए सीन है जो नजर नहीं आ रही। आपकी राय में क्या ये कानून नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को उनकी नाअहली खत्म करने जा रहा है, खत्म कर सकता है? ज़ैगम साहब ने जो बातें की हैं, मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं भी यही सोच रहा था। जो समझ आई है वो तो यही है जो ज़ैगम साहब ने बता दिया, इसलिए उनको दोहराने की तो अब मेरा ख्याल गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें एक कैवियट है, वो ये है कि
दिसंबर में उनकी नाअहली हुई जहांगीर तरीन की और जुलाई में हुई नवाज शरीफ की, तो अगर ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं ये लोग और 5 साल के लिए वो कह देते हैं कि नाअहल होगा, इसका मतलब है कि 5 साल के लिए नाअहल, तो उसमें नवाज शरीफ को तो इजाज़त मिल जाएगी अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने की अक्टूबर में, लेकिन जहांगीर तरीन को फिर भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कन्फ्यूजन अभी है, और ये क्या डिलिबरेट है या वैसे ही हो गया, ये अभी इस सवाल का जवाब आना है आने वाले दिनों में। दूसरा दो रास्ते तो कलामी की माजरत, इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, जब आज इरफान कादिर साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो इलेक्शन के मामले पे उन्होंने ये तो कह दिया कि ये हुकूमत अपने टाइम पे चली जाएगी और एक निगरान हुकूमत आ जाएगी, मगर वो निगरान हुकूमत का टाइम क्या होगा, 3 माह 4 माह या 6 माह, इसके ऊपर उन्होंने कंफ्यूजन आज क्रिएट किया, जिससे लगता है इलेक्शन कम से कम अक्टूबर तो नहीं है, फिर 4 माह 6 माह, जब तक वो माहौल आएगा वो तब होंगे। फिर क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसका जवाब, पहले वाले सवाल का जवाब पूरा कर लूँ। एक रास्ता और है जो इसमें शिक, ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है ना, इसकी एक शिक है कि जो अपील है वो लार्जर बेंच में जाएगी। जितने मेंबर बेंच ने ओरिजिनल डिसीजन दिया है उससे लार्जर बेंच होगा। तो जहांगीर तरीन के केस में भी और नवाज शरीफ के केस में भी रिव्यू पिटिशन उसी बेंच के पास गई थी जिस बेंच ने उन्हें नाअहल करार दिया था। तो अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि जी वो तो लार्जर बेंच बन सकता है, तो इसलिए लार्जर बेंच के सामने ये दोनों केसेस जाएं तो हो सकता है फिर रास्ता निकले। दूसरी बात यह है कि इसमें इस कानून की वजह से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी एक एग्जिट दिया गया हो, जो उन्होंने फैसला दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाने का 16 मई तारीख दी थी या 14 मई दी थी, तो ताकि, क्योंकि अब वो तो नहीं हो सके और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वहाँ पे है और उस पर हुकूमत मान भी नहीं रही, हुकूमत कह रही है 4-3 है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 3-2 है। तो क्या उसमें अगर अपील में जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का, जिसमें वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की टेन्योर जो है उसको भी फिक्स कर दें कि 3 महीने के बजाय 4 महीने या 5 महीने, जिसका आप जिक्र कर रही थी कि इरफान कादिर ने भी कहा है। तो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, और मेरा ख्याल है ये डेलिब्रेट एम्बिग्यूटी रखी गई है ताकि अगर बिहाइंड द कर्टन कुछ हो रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो अभी लोगों के दिमाग वहाँ तक ना पहुँचे। अब सार साहब, खैर अब लोगों के दिमाग ठहरते भी नहीं है। एक ये जो आपने कहा ना, जो कुछ भी हो रहा है दिमाग वहां तक ना पहुंचे, सदर साहब का जो सिग्नेचर है, जो कि हम पिछले 1.25 साल से उनका भी रोल देख रहे थे, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ, इस मामले पर जिसे आप कह रहे हैं कि दिमाग ना पहुंचे, सबने सबको फेस सेविंग देने की कोशिश की है, चीजों को टोन डाउन करके थोड़ा सा बेहतर करके किसी तरीके से निकले सारे मामले से। ऐसी बात आपकी मुनासिब लग रही है ये, ख़ास तौर पे जब आज इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे दी है कि सुप्रीम कोर्ट नाकाम हो गई है अपनी रिट मनवाने के लिए। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा तो किया है जो खान साहब को पसंद नहीं आया। लेकिन देखना यह है कि खान साहब की जैसे जमात के दूसरे लीडर्स उनसे छीन लिए गए हैं, क्या सदर पाकिस्तान को भी उनसे छीन लिया गया है, या आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इसार राना साहब सबको फेस सेविंग दे रहे हैं, हालात तो ऐसे हैं और इस्तेहकाम दरकार भी है। ये सदर आरिफ अलवी साहब का किरदार है, ये जुमे को साइन हुए, आज तक पता नहीं चला जब तक अटर्नी जनरल ने नहीं बताया इन चीज़ों को लेके, वरना अब तक तो जो फाइल जाती थी, एक रौला पड़ जाता था कि वो फाइल वहीं रख ली गई है और अता पता ही नहीं है कि वो कब वापसी होगी। आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत किरदार अदा करना शुरू कर दिया है या कोई रिपीट टेलीकास्ट ही है? देखिए, सदर मुमलिकत तो अपना किरदार पहले दिन से बतौर सदर मुमलिकत ही अदा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके इस किरदार को कोई पसंद करता है या कोई नहीं पसंद करता, एक ही बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने दस्तखत किए हैं तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के और आने वाले दिनों को सामने रख के किए होंगे। और मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि ये ताहयात नाअहली वाला जो चक्कर है, ये मेरा ख्याल है कदरे गैर इंसानी सा फैसला है। आप हर चीज़ की एक लिमिटेड सज़ा होती है, उम्र कैद की भी सज़ा एक मखसूस मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये ताहयात नाअहली जो है मेरे हलक से नहीं उतरती। दूसरी चीज़ ये है कि PTI को इस पे खुश होना चाहिए। क्यों? और ये तो उनका मतलब एक अचीवमेंट थी, एक गोल था, उन्हीं के लीडर तो गए थे, इमरान खान साहब। कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, तो जो बहू होती है वो कभी सास भी बनती है। तो ये जो तो इस बात पर खुश हों कि शायद ये कानून उनके भी काम आए। डेफिनेटली
अगर आज इसका बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब होंगे तो माइट भी आने वाले दिनों में खुद इमरान खान भी हो जाएं। तो ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकल फैसला। और मैं ये समझता हूँ कि सियासी लड़ाई जो है वो इंतखाबात में और सियासी मैदानों में अच्छी लगती है। ये इदारों के जरिए ताहियात, नाहलियाँ और इस तरह की चीज़ों से बड़ा पॉलिटिकल फैसला कह रहे हैं। हम एक कानून डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं वो पॉलिटिकल लॉ है। जी, मैं अर्ज करने जा रहा हूँ कि इस कानून का जो एंड है ना, वो सियासी ही है। आपने भी एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, वज़ीर कानून ने कहा कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, मुझे आपको मिलेगा कहीं? वो मैं उसी तरफ आ रहा था। एक तो मेरे आप ना दिमाग पढ़ लेती है, मैं हैरान होता हूँ कि मैं यही बात तो करने जा रहा था। अच्छा। कि इस मुश्किल माहौल में भी इससे अच्छा लतीफ़ा तो कोई नहीं हो सकता कि एक आम आदमी के लिए, कि आम आदमी पे नाअहली कौन सी है? आम आदमी पे नाअहली तो सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान का शहरी है भी या नहीं है। आइन उसको खाने पीने, मुस्तकबिल का, सेहत का तहफ़्फ़ुज़ देता भी है कि नहीं? लोग तो भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास तो आटा खरीदने को नहीं है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गए, उन्होंने स्कूल से उठा लिया, घर पे ले आए, फीस नहीं दे सकते। तो कोई कानून साजी ऐसी भी होनी चाहिए थी कि जिससे इन का हल निकलता। अब आप चांद के ऊपर बैठे हुए एक आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़ों के कान में कहें कि ये तुम्हारे फ़ायदे का कानून है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना बड़ा कानून बनाया। अल्लाह आपको खुश रखे, मौला तानु होर पागलाई रखे कि आप अवाम के लिए इस तरह के कानून बनाते रहे। लेकिन चूंकि मैं को कानूनदान नहीं, और हसन भाई ने, अफसार भाई ने, जैकब भाई ने भी इस सारी बात का हल यही निकाला कि ये सियासी एक अमल है। तो मैं भी इस सियासी अमल के अंदर यही समझता हूँ कि लेट इट बी। हम तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो क्या बात है, आप भी कह रहे हैं? ये तो वो नून लीग वाले कह रहे थे, अब आप मरियम नवाज की जबान बोल रहे हैं। मिले आप इमरान खान से हैं, जबान मरियम नवाज की बोल रहे हैं। अल्लाह खैर करे। मैं आती हूँ, मैं जरा हसन निसार साहब को शामिल कर लूँ, पता नहीं निसार साहब को क्या हुआ है। हसन निसार साहब, दो बातें कहिएगा मुझे, आपकी क्या ओपिनियन है? एक तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के जो सिग्नेचर है ना, उसके ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। पिछले एक साल, सवा साल से वो इस हुकूमत के भेजे सब कानून रोक लेते थे, तमाम मामलात को टोक देते थे। बड़ी जल्दी और फुर्ती में किया है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई जब तक आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताया, कहीं पता भी नहीं चला। दूसरी ये बात कि जब ये यकुम को हियरिंग होने जा रही है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, अगर ये उड़ा दिए जाते हैं कानून वहां पर, तो फिर क्या? देखें, बात सुने, ये तो बहुत सारे हमारे जो टार्जन हैं वो कैसे उन्होंने बिहेव किया है। तो आरिफ अलवी तो शरीफ आदमी बेचारा, डेंटिस्ट है, बड़ा एक लो प्रोफाइल सा सादा सा आदमी है, तो इसलिए इसमें तो कुछ सवाल जवाब ऐसा कोई नहीं है। बड़े बड़े जंगजू देखें आप कैसे तितर बितर हो गए। बस जी। तो मतलब है आप ये कह रहे हैं उनको करना पड़ा, ये हालात वो ना रहे? तो ये नहीं कह सकता करना पड़ा है, लेकिन एक टाइप होता है ना बंदों का, रेजिस्ट करने वाले लोग तो बहुत ना होने के बराबर होते हैं। ठीक, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कुछ ना हमारी तारीख है। मैं आती हूँ सर। ठीक जी, जैगम साहब, मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो नाहली की मुद्दत के बारे में, ज़रूरी नहीं कि नाहली 5 साल के लिए हो। नाहली आम तौर पर मौजूद असम्बली तक के लिए होती है। जब वो असम्बली ख़त्म हो गई तो नाहली भी ख़त्म हो गई, अगले इलेक्शन में कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है। नवाज़ शरीफ के मामले में एक और कम्प्लिकेशन है, अब उनका मामला सिर्फ 62(1)(f) का नहीं है, बल्कि अदालत उनको सज़ा भी सुना चुकी है। तो जब तक उस सज़ा से वो अपील के प्रोसेस से नहीं निकलते, मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं। तो उनकी एक कम्प्लिकेशन उस सज़ा वाली भी मौजूद है। एक इसमें आयशा ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नाअहली हुई थी ना, वो 5 साल के, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली 5 साल के लिए हुई थी, इसलिए हो सकता है उसको प्रेसिडेंट ना बनाया हो। मैंने इसलिए ये बात कही है। अब बात ठीक है, असम्बली की मुद्दत तक भी हो सकती है, वो तो फिर 2018 में ख़त्म हो गई। ये भी है, ये भी सवाल एक बन जाता है। जी इसार साहब, और जहांगीर कहूँगा तो ये वाला जो इशू है ना, बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वाला इशू है ना कि नवाज शरीफ साहब को तो सज़ा भी हुई है, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है। एक 50 रुपए का और स्टाम्प जमा हो जाएगा
तो वो सज़ा भी ख़त्म हो सकती है। जब ये इतने गरीब नीचे के लोगों के लिए ये रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है पास हो रहा है 24 करोड़ अवाम की फलाह के लिए, तो उसका अगर बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब भी हो जाए तो क्या बुराई है। ठीक है जी, तो पैनल को हमारे ये महसूस हो रहा है कि फैसला या जो मामला कानून साजी है वो जो भी कह लें, कहीं ना कहीं उसका अंजाम सियासी तौर पर और सियासी मैदान में हमें दिखाई देगा। यानी आने वाले दिनों में बहुत से सरप्राइजेस हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सरप्राइजेस पीटीआई से बाहर आने वाले भी दे रहे हैं। जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं वो नए घर बसा रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे तो एक लीगल एक्सपर्ट है, हमारे कलीग भी हैं, प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने कुछ करेक्शन की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन को लेकर और साथ ही साथ ये जो नवाज शरीफ का मामला, उनका रिव्यू जो है वो पहले फाइल हो चुके हैं दोनों के और सुप्रीम कोर्ट में टर्न डाउन हो चुके हैं आइनी तौर पर, क्योंकि क्यूरेटिव रिव्यू अब इन पर नहीं और ना ही उसकी कोई गुंजाइश है हमारे आइन के अंदर। मगर पेंडिंग मामला कुछ और ऐसे हैं जहां ये रास्ता निकल सकता है। उसमें 63A का जिक्र है या फिर जो इलेक्शन का मामला पेंडिंग जा रहा है वहां हुकूमत को कोई एडवांटेज इसका हो सकता है। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सियासत के मैदान की। जहांगीर तरीन ने सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इस मौके पर सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ओन चौधरी, साबिक रुकने पंजाब असेंबली शुएब सिद्दीकी और सईद अकबर नवानी भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक शुरका का ये कहना था कि कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से आवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जहांगीर तरीन काफ़ी अरसे से नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म है। पार्टी के लिए जहांगीर तरीन कराची, अंदरून सिंध, KPK और बलूचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं से राब्ते में है। जहांगीर तरीन के सियासी असर और रसूख की बात की जाए तो जनूबी पंजाब के 11 अजला मुल्तान, DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, लिया, बहावलपुर, बहावलनगर, बिहाड़ी और खानेवाल में जहांगीर तरीन का बहुत ज्यादा असर और रसूख माना जाता है। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब के इन्हीं अजला में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 46 और सूबाई असम्बली की 95 थी। इन नशिस्तों में अक्सर नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहीं। जनूबी पंजाब के इन इलाकों में PTI की कामयाबी में जहांगीर तरीन का किरदार ही अहम था और अब तो जहांगीर तरीन के साथ शिमाली और वस्ती पंजाब की और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के सियासतदान भी राब्तों में आ रहे हैं। यूं अगर जहांगीर तरीन किसी नई सियासी जमात की बुनियाद रखते हैं तो आने वाले इंतखाबात में ये जमात पंजाब के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी बड़े बड़े सरप्राइज दे सकती है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि जो पैटर्न इस वक्त बनता नजर आ रहा है हमें, खास तौर पर अगर हम पंजाब के अंदर की बात करें, बहुत तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग हमें जाते दिखाई दे रहे हैं, जाना कहाँ चाह रहे हैं, इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, PTI छोड़ने वाले अक्सर अरकान की सियासी मंजिल मुस्लिम लीग काफ या जहांगीर तरीन ग्रुप, किसका पलड़ा भारी रहेगा? हालिया दिनों में हमने क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतालिक खबर यह है कि अगले 2-3 दिन में जो बात की जा रही है कि जमात नई बनाई जाए, उसका नाम अभी रखा जाएगा, क्या बात होती है। मगर मुस्लिम लीग काफ जो है वहां हमने लैंड करते देखा है लोगों को जो PTI से जिन्होंने दूरी इख्तियार की। हसन निसार साहब, किसका पलड़ा भारी होगा? अपनी अपनी सियासत और अपना अपना तर्ज सियासत दोनों तरफ नजर आता है, कहां किस पलड़े में ज्यादा लोग जाएंगे? पहले तो आयशा में पिछले सवाल के हवाले से जो आपने एक थोड़ी सी एक वजाहत दी है, थैंक यू वेरी मच। वो जो कानूनदान जिनसे आपने बात की है, जो कुछ उन्होंने कहा उसकी बॉटम लाइन ये है कि हमारे प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुक़्तदर लोगों को जो कुछ सूट करता हो उसके हवाले से हर मसले का हल निकल आता है। उन्होंने कोई हैरान कुन बात नहीं की, बॉटम लाइन सिर्फ यही है। पाकिस्तान में अगर हल नहीं निकलता तो अवाम के मसाइल का नहीं निकलता। अच्छा, अब चलते हैं ये काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दामे दुरमे सखने हर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उधर अगर चौधरी शुजात और चौधरी सरवर जैसे लोग हैं तो इधर जहांगीर तरीन के साथ सुना अभी आपने कहा अब्दुल अलीम खान जैसे हैवी वेट्स कमिटेड लोग, आउट ऑफ द वे जाके मामला करने वाले, और फिर ओन चौधरी जैसे, वो भी आपने अभी नाम लिया है, घर के भेदी मौजूद हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, मैं आई कांट ड्रॉ लाइन, सच्ची बात है। हालांकि मैं दोनों धड़ों को खासा करीब से जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं इस पे को बात कर सकता हूँ
तीसरा फैक्टर जहन में रखें, तीसरा फैक्टर, समझ गए हो? जी जी। उनकी रजामंदी, उनकी ख्वाहिश, उनकी ज़रूरत, उनकी हिदायत, उनके मशवरे, वो भी तो मैटर करेंगे ना। वो देखते हैं, उसका तो मैं, उनके बारे में तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता जी। अच्छा नहीं चले, और उनको प्रेडिक्ट ना करें। मैं थोड़ा सवाल आपके लिए, जैसे शायरी में कहते हैं पिया मन भाई हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग, सर मैं सवाल को जरा आपके लिए रख रही हूँ, रीफ्रेज कर रही हूँ एक सवाल। जहांगीर तरीन ग्रुप और काफ लीग ग्रुप पीटीआई मुखालिफ, क्या इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी का एंटी पीटीआई वोट मुतासिर होगा? वो वोट जो वहां से यहाँ आना हो, आपके ख्याल में वो मुतासिर होगा तो कितना? देखें, मैं हम्बल सी एक कमेंट करने लगा हूं जिसको याद रखें। वोट पीटीआई को, उसका क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, क्या शक्ल होगी, कौन कैंडिडेट्स होंगे, क्या खड़ी होगी, नाहल होगी, उसके नाम पे गौरव, मुझे नहीं पता। कोई रूप धार के वो आ गई, वोट मिलना है पीटीआई को, ये ज़हन में रखें। उसका नाम क्या है, शक्ल क्या है, हुलिया क्या है, लिबास क्या है, ये मैं नहीं जानता। और एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा पोलिंग स्टेशंस पे। आपको मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिंध से मैं वाकिफ नहीं हूँ, इसी तरह ये बलूचिस्तान वगैरह से, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। आपको इनके पोलिंग स्टेशंस पे बंदा नजर नहीं आएगा। इनको बैन करना होगा मीडिया को, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को, ये ज़हन में रखना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक है, देख लें। अब सार साहब, किस ग्रुप का पलड़ा भारी रहेगा और अक्सर अरकान जो पीटीआई से रख्ते सफर बांध रहे हैं, कहां लैंड करेंगे? तीसरे फरीक का पलड़ा भारी रहेगा। आपके सवाल के जवाब और ये जो हसन साहब ने एक बात की, जी हसन साहब ने एक बात की है कि पीटीआई का वोट कोई भी रूप धार कर आए, आपके ख्याल में वाकई हालात ये होंगे या टिकट बांटते हुए यही बात करने भी जो मुश्किल अब्सार साहब ने जो बात की है, यही बात मैंने भी की है, ये ज़हन में रखना। जी बिल्कुल, मैंने अपने अंदाज में किया, उन्होंने तो बात की है आपसे। हाँ ठीक है, आपकी बात को सपोर्ट कमेंट करेंगे अगली बात को। लेकिन पीटीआई का जो है ना, वो ठीक हो सकता है, हसन निसार साहब का अंदाज़ा ठीक हो, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि पीटीआई का बहुत सारा वोट बैंक जो था वो इलेक्टेबल्स की वजह से भी था, और जहांगीर तरीन ग्रुप में और काफ लीग में ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हैं। और मेरी जो नाक़िस समझ है उसके मुताबिक इस वक्त तीन अतराफ़ में जंग होगी पंजाब में, नून लीग, पीटीआई और ये जहांगीर तरीन और काफ लीग का जो ग्रुप है। अलग अलग, ज़ाहिर अलग अलग है, ये अगर इकट्ठे हो गए तो अलग बात है, लेकिन जो वोट बैंक टूटेगा ना, वो नून लीग का टूटेगा और पीटीआई का टूटेगा। वो कितना तोड़ पाते हैं इसका अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन नुकसान इसका डायरेक्ट नून लीग और पीटीआई को होगा, दोनों धड़ों का। और फिर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब से कितना लेती है, देखें आपने जहांगीर तरीन साहब का कहा 11 अजला में, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है आपका जो तज्जिया है। इतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है 11 अजला में कि जी वो वहाँ पे उन्हीं का तूती बोलता है, वरना उनके पास बहुत सारे मेंबरान होते हैं। उसमें उनका फैक्टर उस वक्त काम किया था जब पीटीआई का वोटर भी उनके साथ खड़ा था, और उस पीटीआई के जीतने की वजह से वो मज़ीद आज़ाद मेंबरान असम्बली को अपने जहाज़ में भर के ले आए थे, तो कोई टॉर टप्पा बन गया था। लेकिन अब जब इंडिपेंडेंटली उनको जाना पड़ेगा, सिर्फ अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पार्टी भी नहीं होगी, उस पार्टी की कोई जड़ें नहीं होंगी अवाम में या इस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह के पीटीआई की थी, तो लग पता जाएगा कि इलेक्शन होते कैसे हैं। काफ लीग का बहुत छोटा सा ही उसका है, लेकिन वो सेंट्रल पंजाब में कुछ सीटें लेंगे, और जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप, पीटीआई, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, ये इनका मुकाबला होगा। तो उसमें कौन किसको कितना तोड़ता है वो वक्त ही बताएगा, जब इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तब। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले पार्लियामेंट जो है उसमें शायद ही कोई सियासी जमात जो है वो क्लियर मेजॉरिटी लेके जाए। इस वक्त तक जो सिचुएशन है, आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें बदल जाएँ, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल जाएँ तो अलग बात है।
ठीक है जी, ब्रेक पे जाना है। गुफ्तगू हो रही है कि आने वाले इंतखाब का हंग पार्लियामेंट की तरफ लेके जाएगा, क्या बिसात ऐसी बिछ रही है। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू हम कर रहे थे पीटीआई छोड़ने वाले अक्सर अरकान की सियासी मंजिल मुफ्ती जहांगीर तरीन ग्रुप, किसका पलड़ा भारी रहेगा। दो हमारे एनालिस्ट की जानिब से गुफ्तगू की गई। ज़ैगम साहब, इसी बात को आगे ले जाते हुए, जहांगीर तरीन ग्रुप कई सालों से फाल रहा है किसी न किसी सूरत में। अगर मैं अब सवाल को इस तरह रखूँ, क्योंकि ऊपर एक डिवाइड की भी बात हुई कि कहाँ कहाँ कितना वोट और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को के वोट को ले सकती हैं। इंतखाबात से पहले जो एक बात हुई कि पीटीआई कहीं भी खड़ी होगी तो उसको वोट जाएगा, हसन साहब ने की। पीटीआई से मुकाबले के लिए कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है? इसको सेकेंडरी रखते हुए ऊपर वाले सवाल को पहले जवाब दीजिएगा। जी आयशा साहिबा, मैं आपको दावत दूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए पीटीआई का मुनहरिफ इलेक्टेबल बनकर सोचें और फिर ये देखें कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं। आपके पास 2 नहीं 4 चॉइसेस हैं। एक इलेक्टेबल के तौर पे जिसका तकड़ा वोट बैंक है अपना, और जो आया था या जिसको लाया गया था। आपके पास एक बड़ी चॉइस जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने की है। अगर बहुत अच्छा वोट बैंक है, स्कीमें शकीमें बहुत सारी ली हुई हैं, अगले इलेक्शन के लिए माल इकट्ठा किया हुआ है, तो आप आज़ाद क्यों ना लड़ें। आप जब जीत जाएंगे तो जो जीतने वाली पार्टी है उसको शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पीटीआई से बाहर निकले हैं वो तो आज़ादी लड़कर आए थे ना, तो वापस जो उनकी अपनी असली पार्टी है उसमें क्यों ना जाएं। एक चॉइस ये है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में। अभी जो सर्वेज आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बेहतर हुई है। बाई इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब की हद तक कम अज़ कम और शायद किसी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कामयाबियां हासिल कर सकती है, कुछ मेंबर्स की चॉइस हो सकती है। अब अगली बात जहांगीर तरीन साहब वाली। आप जहांगीर तरीन साहब को भी तो पीटीआई का ही एक धड़ा समझिए कि पीटीआई के लोगों को वो इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पीटीआई में जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ कर आए थे। जहांगीर तरीन साहब के एहसानात सिर्फ इमरान खान पर नहीं थे, पार्टी के बहुत से लेजिस्लेटर्स पर भी थे। क्या मालूम जहांगीर तरीन अपनी पार्टी का नाम ही पीटीआई पाकिस्तान रख लें और वो पीटीआई का एक धड़ा ही कहलाए। तो ये भी एक धड़ा हो सकता है, इसके अलावा भी कोई धड़ा हो सकता है। तो अगेन जनूबी पंजाब में भी, शायद जनूबी पंजाब से बाहर भी, अगर आपको ऐसा पैटर्न चाहिए जो इलेक्शन पे खर्च कर सकता हो, जिसके पहले भी आप पर एहसानात हैं, जो एक ग्रुप है जहां पीटीआई के आपके बहुत सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो फिर जहांगीर तरीन भी एक चॉइस हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग काफ आपकी बिल्कुल आखिरी चॉइस होगी। मुस्लिम लीग काफ बहुत दिनों से ज़वाल पजीर है, आपस में डिवाइडेड है, घर के अंदर तकसीम है। कोई इस वक्त ऐसा लीडर नहीं है जो कैरिस्मेटिक हो, जो एफर्ट कर सकता हो, जद्दोजहद कर सकता हो। तो आप मुस्लिम लीग काफ में क्यों जाएंगे किसी एक आध ज़िले को छोड़ के, जहां तारीख़ी तौर पर मुस्लिम लीग काफ वोट लेती रही है, और चंद लोगों को छोड़ के जिनके लिए वो चॉइस हो। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग काफ कोई चॉइस होगी। अब इससे अगली चॉइस कि पीटीआई के अंदर अगर रहते हैं और पीटीआई कोई अपना एक ऐसा ग्रुप बनाती है, एक ऐसी फेस बनाती है, और मेरा ख्याल है पीटीआई तो पीटीआई के तौर पर भी लड़ सकती है, उसको अलग से खुद से ग्रुप बनाने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो वो तो उन लोगों की बात है जो वहाँ मुस्तकिल रहना पसंद करें, जो कम से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इसार साहब, यहाँ इलेक्टेबल्स के रोल की पीटीआई के लिए भी बात हुई। हसन साहब ने कहा कि वो कहीं से भी टिकट मिले वो ऊपर होंगे और उनके लोग निकलेंगे और वोट देंगे। क्या पीटीआई पानी के उलट सिमत तैर पाएगी, कामयाबी हासिल कर पाएगी? देखें, जो सूरत हाल है और जिस तरह लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, अब ये सिलसिला तो बैरून पाकिस्तान भी शुरू हो गया है, और मखदूम तारिक साहब जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के और वज़ीर आज़म के मुशीर थे, वो भी छोड़ रहे हैं। तो ये एक और अलार्मिंग सिचुएशन है पीटीआई के लिए कि बाहर के लोग भी उन्हें छोड़ रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो इस टाइम सूरत हाल है वो ऐसी है जैसे एक कुल्फ़ी को धूप में रख देना तो थोड़ी देर बाद उसके साथ जो खोया दूध होता है वो अलग हो जाता है और तीला रह जाता है बीच में। तो इमरान खान एक तीले की तरह आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन
जो वोट बैंक है इसका फैसला तो इलेक्शन में ही होगा। लेकिन जो आपने ये कहा है ना काफ लीग और जहांगीर तरीन, तो मैं समझता हूँ कि काफ लीग के अंदर ठीक है गुजरात उरायात में उनका थोड़ा बहुत असर रसूख होगा, और चौधरी सरवर साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, एक अरसे से पंजाब के गवर्नर हैं, तो उन्हें पंजाब की डायनामिक्स का तो पता है। लेकिन मेरे इल्म में है ये बात कि जहांगीर तरीन साहब से तो उस दौर में जब पीटीआई अपने अरूज पे थी तब भी पीटीआई के बहुत सारे अरकान ने असेंबली उनसे मुलाकातें करते थे और उनसे राब्ते में थे। तो अब तो माहौल ही खुला है और अब तो सिचुएशन ही बड़ी डिफरेंट है। जिस तरह अलीम खान साहब से आज मुलाकात हुई तो अलीम खान साहब जितनी शहरी सियासत को समझते हैं, मेरा ख्याल है कि जो काफ लीग में कोई बंदा भी नहीं समझता। तो पोटेंशियल अगर आप दोनों में करें तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन अब बात वही है कि अगर पीटीआई अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने में कामयाब हो गई, जो मुझे नहीं नजर आ रहा, तो फिर तो मैदान किसी और तरह सजेगा। और अगर आप कह रहे हैं उल्टे सिम तैरने वाली बात, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्हें पानी में ना उतरने दिया गया तो फिर तैरना किस चीज़ का होगा। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा मेहमानों को, अल्लाह हाफ़िज़।